हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, या इसी को हम कह सकते हैं केमिकल नेचर ऑफ या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो। एल्केन्स आर क्वाइट इनर्ट सब्सटेंसेस with highly stable nature. Their inactiveness has been explained as। इसका मतलब है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्वाइट इनर्ट सब्सटेंसेस हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अक्रिय हैं। क्या है? बहुत ज्यादा अक्रिय सब्सटेंसेस हैं, अक्रिय पदार्थ। जो हमारे एल्केन हैं वो अत्यंत अक्रिय पदार्थ हैं विद हाईली स्टेबल। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्थायी हैं, यानी नेचर में, प्रकृति में जो हमारे एल्केन्स हैं वो प्रकृति में क्या है, बहुत अत्यंत। जो हमारे एल्केन्स हैं वो अत्यंत क्या है, बहुत ज्यादा अक्रिय पदार्थ होते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? नेचर में हाईली स्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा अक्रिय पदार्थ होते हैं, यानी अत्यंत अक्रिय पदार्थ। आगे देखो, तो देयर इनएक्टिवनेस, इनकी इस इनएक्टिवनेस के कारण, अक्रियशीलता के कारण, हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका ए पॉइंट है, कह रहा है इन एल्केन्स, एल्केन्स में ऑल द सिंगल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बीइंग स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एसिड। यानी जो उनमें स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड लगा होता है, क्या लगा होता है, जो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या लगा होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड लगा होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड लगा होता है। वो क्या होता है, वो प्रभावित नहीं होता है बाई एसिड, एल्केन, एल्कलाइज एंड ऑक्सीडेंट। यानी वो क्या होता है, अम्लों के द्वारा, क्षारों के द्वारा, ठीक है, अम्लों और क्षारों के द्वारा और ऑक्सीडेंट्स यानी ऑक्सीकारकों के द्वारा क्या नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, टूटता नहीं है। कौन नहीं टूटता? सिग्मा बॉन्ड। यानी जिस जगह पर एक सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही तो होता है, तो इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर जो हमारी एल्कीन्स होते हैं उनमें एक सिग्मा, यानी इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बंद होता है। और जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, एक सिग्मा और दो पाई बंद होते हैं। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वे वीक बॉन्ड होते हैं और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो वही कह रहा है कि इन एल्केन्स, एल्केन्स में ऑल द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीइंग स्ट्रॉन्गर सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड्स, यानी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से बंधे होते हैं। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से बंधे होते हैं। नॉट इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं होते हैं। किन से नहीं प्रभावित होते? अम्ल और क्षारों और ऑक्सीकारकों से, और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, यानी सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य स्थितियों में क्या नहीं होते हैं, एसिड और क्षार, अम्ल और क्षार और ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीकारकों से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। द कार्बन कार्बन कंप्लीटली नॉन पोलर, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है ये कंप्लीटली नॉन पोलर होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, बताया भी था हमने कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कह सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं। क्या होते हैं? जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। और जो पोलर सॉल्यूट होते हैं, क्या होते हैं, पोलर सॉल्यूट होते हैं, वो नॉन पोलर, जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। यानी ध्रुवीय यौगिक,
ध्रुवीय विलायकों में ही विलेय होते हैं और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में ही विलेय होते हैं। समझ में आ गया कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद हम आगे बताएंगे। जैसे चीनी है, चीनी नॉन पोलर है जबकि जल पोलर है, लेकिन चीनी फिर भी पानी में घुल जाती है। उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एक वीक बॉन्ड होता है और वो टूट जाता है। इस वजह से चीनी क्या होती है? घुल जाती है पानी में। तो आगे देखो, द कार्बन कार्बन कंप्लीटली नॉन पोलर, जो कार्बन कार्बन है वो कंप्लीटली नॉन पोलर होता है। एंड कार्बन हाइड्रोजन, और जो कार्बन हाइड्रोजन है वो वीक पोलर है। क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है वो वीक पोलर है। इन एल्केन्स आर प्रैक्टिकली नॉन पोलर। क्या है ये? कह रहा है ये नॉन पोलर है प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकल करके देखें, प्रैक्टिकली क्या है? ये नॉन पोलर है। बिकॉज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही अंतर है। जिस यौगिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा? जिस यौगिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? उनमें एक्टिवनेस सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यानी जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली में है क्या? कि जो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है? जो हमारे पार्टिसिपेट, जो साझे में इलेक्ट्रॉन है, क्या है? साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। समझ में आ गया? यानी जो बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, उस सहसंयोजक बंध के कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इसमें जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन में होता है वो 2.6 होता है और जो हाइड्रोजन में होता है वो 2.1 होता है। तो इनमें अंतर बहुत कम है, इसलिए ये क्या है? पोलर स्पीसीज हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या है? ये क्या है? ये नॉन पोलर है। क्या है? ये नॉन पोलर है। यानी जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा ही नहीं जाएगा तो वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये स्टेबल रहेंगे। आगे देखो, 10 पोलर स्पीसीज that is electrophiles or nucleophiles are unable to attack these bonds under ordinary conditions। यानी जनरल परिस्थितियों में, जनरल कंडीशंस में, सामान्य परिस्थितियों में जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो इन पर अटैक नहीं कर पाते। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? देखो ध्यान से, जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। चलो अगर यहाँ आ ही गया है तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की। देखो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, और इस तरफ हम लिख ले हैं न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल्स में इस इलेक्ट्रो का मतलब है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस इलेक्ट्रो का मतलब है, एक है इलेक्ट्रो और एक है फाइल्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। तो अब ये बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा वो कौन होगा?
यानी जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। वही तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। समझ आया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, इसको भी अगर दो शब्दों में देखें तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। और फाइल्स, ये भी दो चीजों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना, न्यूक्लियस और फाइल्स। न्यू इस न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियो का मतलब होता है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है न्यूक्लियो और दूसरा है फाइल। तो इस न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। और इस फाइल्स का मतलब होता है लविंग। समझ में आया। यानी नाभिक को, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक को चाहने वाला क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक को चाहने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नाभिक के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो नाभिक को कौन चाहेगा, जैसे OH माइनस, OH माइनस आयन। तो जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, यानी जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, तो वही कह रहा था कि न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आर अनेबल टू अटैक दीज बॉन्ड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। यानी सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य कंडीशनों में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एल्केन्स पर अटैक नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक नॉन पोलर है। एल्केन हमारे जनरली क्या है, नॉन पोलर है, स्टेबल है। तो ये क्या नहीं बनाते हैं, जब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या नहीं करेंगे, फॉर्म ही नहीं करेंगे। और जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन फॉर्म नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो अब देखो, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। यानी एल्केन का ऑक्सीडेशन करने पर अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, अलग अलग स्थितियों पर। ठीक है, एल्केन का ऑक्सीडेशन अलग अलग स्थितियों में करने पर अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं। नंबर 1 है कंबशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या हो, जब कंबशन या जलाएं, या उसका जलाने पर, या उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर। तो एल्केन्स रेडिली बर्न, alkanes readily burn with non-luminous flame in excess of air or oxygen to form carbon dioxide and water. To form carbon dioxide and water. To form carbon dioxide. देखो क्या कह रहा है, एल्केन्स रेडिली बर्न, एल्केन आसानी से, रेडिली का मतलब होता है आसानी से, एल्केन आसानी से बर्न हो जाते हैं विद नॉन लूमिनस फ्लेम। नॉन लूमिनस फ्लेम का मतलब होता है कि ऐसी फ्लेम जिसमें कोई चमक ना हो। ठीक है, तो नॉन लूमिनस फ्लेम, एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में जब इनको गर्म करते हैं या जलाते हैं, ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में जब हम एल्केन्स को जलाते हैं तो ये आसानी से जल जाते हैं।
क्या होता है, आसानी से जल जाते हैं। नॉन लूमिनस फ्लेम के, नॉन लूमिनस फ्लेम का मतलब है कि ऐसी फ्लेम जिसमें चमक ना हो। फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, रिएक्शन है CH4 प्लस O2, ठीक है, CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। अब जब हमने इसको जलाया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनेगी और पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अब देखो इधर कार्बन इस तरफ, अब इसको बैलेंस कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है, तो इस तरफ हम क्या कर दें, 2 लगा दें, तो देखो 4 हो गए ऑक्सीजन, इस तरफ भी 2 लगा दो, 4 इस तरफ भी ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन कितने, 4 हो गए। अब ये बैलेंस्ड है, क्या है, अब ये बैलेंस्ड है। और साथ में क्या निकलती है, साथ में ऊर्जा निकलेगी 213 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, 200 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलेगी। तो ये बात समझ में आई। जब हम, अब ये क्या है, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। यानी जब हम एल्केन को ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, यहां लेके दे रहे हैं बर्न, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है, और ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं। जो जादूगर होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो जादूगर होते हैं वो इसी तरीके से अपने हाथों में क्या लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं और जलते भी नहीं, क्योंकि ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इतने हाईली फ्लेमेबल होते हैं कि जितनी जल्दी स्पीड में वो जल जाते हैं, रोए भले ही जल जाए हमारे हाथों के, तो इतनी स्पीड से जलते हैं कि उतनी देर में हमारी जो त्वचा है, स्किन है, वो गर्म हो ही नहीं पाती, इसलिए हम जलते नहीं हैं और हाइड्रोकार्बन से जल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन और ऑक्सीडेशन। तो देखो इससे पहले हमने क्या देखा था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, यानी उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम एल्केन्स को यानी मीथेन को क्या करते हैं, जब हम एल्केन्स को ऑक्सीजन की या हवा की, ऑक्सीजन की या एयर की बहुत ज्यादा मात्रा के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ऑक्सीजन की या हवा की बहुत ज्यादा मात्रा के साथ जब एल्केन्स को बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब कह रहा है इनकम्प्लीट कंबशन और ऑक्सीडेशन, तो कह रहा है व्हेन एल्केन इज बर्न in insufficient supply of oxygen, carbon monoxide and carbon black may be formed, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक में बी फाउंड। तो क्या बनता है, या तो कार्बन ब्लैक बनेगा और या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। देखो हमने क्या लिया, रिएक्शन देख लें, जैसे CH4 और प्लस O2, हमने कार्बन की वहां पर ज्यादा मात्रा ली थी, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर ज्यादा ली थी, तो क्या बना था, CO2 गैस और H2O फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था, CO2 गैस और H2O फॉर्म हुआ था। यहां पर हम ऑक्सीजन की कम मात्रा ले रहे हैं, तो अब क्या बनेगा, और इसको हम बर्न कर रहे हैं,
तो H2O निकल जाएगा, ये हमारा कार्बन आ गया और ये 2H2O आ गया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा कार्बन ब्लैक बन गया। क्या बन गया, कार्बन ब्लैक। तो देखो जब हमने मीथेन को क्या किया, मीथेन को बर्न किया, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा बन गया कार्बन ब्लैक। क्या बन गया, कार्बन ब्लैक बन गया। यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं CH4 प्लस O2, इसको क्या कर दिया, इसको हमने बर्न कर दिया, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लें तो इस तरफ आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या है, लोअर एल्केन्स आर इजिली lower alkanes are easily converted to alcohol and aldehyde under controlled catalytic oxidation। यानी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के कंट्रोल में जो लोअर एल्केन है हमारे, वो आसानी से अल्कोहल और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। When methane and oxygen mixed in ratio 9:1 are compressed to 100 atm, एटीएम का मतलब है ये वो एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पता चले कैश निकालने चले जाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पास्ड थ्रू कॉपर और आयरन ट्यूब एट 200 डिग्री C, मेथिल अल्कोहल इज फॉर्म। ठीक है, यानी जब मेथेन को ऑक्सीजन में मिक्स करके और कितने रेशियो में, 9:1 में मेथेन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करके कंप्रेस किया जाता है 100 एटमॉस्फेरिक में। कितना, 100 वायुमंडलीय ताप में, वायुमंडलीय प्रेशर में, 100 वायुमंडलीय प्रेशर, और पास किया जाता है कॉपर और आयरन ट्यूब से 200 डिग्री C पर। तब क्या फॉर्म होता है, मेथिल अल्कोहल फॉर्म होता है। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 प्लस O2 9:1। क्या है, 9:1। अब क्या करें, कॉपर या आयरन ट्यूब, कॉपर या आयरन ट्यूब, कॉपर या आयरन ट्यूब और 200 डिग्री C टेम्परेचर, 100 atm एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, CH3OH। क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। जब हमने मेथेन को, ठीक है ध्यान से देखो, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया, मिक्स कर दिया। अब उस मिक्सचर को 9 मेथेन को ऑक्सीजन के साथ 9:1 में मिक्स करके कॉपर या आयरन ट्यूब में 200 डिग्री C पर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने पर हमने उसको प्रवाहित कर दिया, पास करवाया, तो क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल बनेगा, मेथिल अल्कोहल। और इसी को कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी औद्योगिक तरीका है। किसको, मेथिल अल्कोहल फॉर्म करने का एक औद्योगिक तरीका है। क्या है, औद्योगिक तरीका, यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड फॉर्म करने का ये क्या है, एक औद्योगिक तरीका है, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो अब देखो एक नोट है, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द
मैन्युफैक्चर ऑफ मेथिल अल्कोहल, यानी ये मेथिल अल्कोहल बनाने का एक क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल तरीका है, जो औद्योगिक विधि है। क्या है? औद्योगिक विधि है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखो यही हम क्या ले लें, C2H6 एल्केन ले लिया। अब इसका हमने क्या किया, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा दिया। जब इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे ये क्या बन जाएगा, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारी एथेन थी, इस एथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराए क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखो बी नंबर है, हायर एल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट गिव फैटी एसिड। यानी हायर एल्केन का ऑक्सीडेशन करने पर, हायर एल्केन का मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करने पर फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, फैटी एसिड मिलते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 CH2 का होल N और CH3। ठीक है, ये हमने कोई एक हायर एल्केन ले लिया, इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया। क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में CH3COO, मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में हमने इसका क्या करा दिया, और हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में क्या करा दिया, हाई टेम्परेचर में इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। तो ये बन जाएगा CH3CH2 का होल N इंटू COOH। तो ये हमारा हायर एल्केन था, हायर एल्केन। हायर एल्केन का ऑक्सीडेशन करा दिया मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बन गया, फैटी एसिड बन गया। फैटी एसिड क्या बनेगा, फैटी एसिड फॉर्म होगा। कोई दिक्कत? चलो फोर्थ मेथड है केमिकल ऑक्सीडेशन। क्या है, केमिकल ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का जो फोर्थ मेथड है केमिकल ऑक्सीडेशन, इसको देखते हैं। एल्केन्स आर यूजुअली नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 और K2Cr2O7। इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। नाम क्या है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हाउएवर, लेकिन फिर भी, टर्शियरी एल्केन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू टर्शियरी अल्कोहल बाय KMnO4। फिर भी जो हमारे टर्शियरी एल्केन्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, किसमें, अल्कोहल में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जैसे रिएक्शन देख लें, CH3C और CH3 और ये क्या है, ये हमारा टर्शियरी एल्केन है। देखो तीन एल्किल समूह किससे जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन। और जब इस 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 3 एल्केन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, टर्शियरी एल्केन कहेंगे। अब इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है, इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। अब ये क्या बन जाएगा, CH3 और ये क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल।
यानी टर्शियरी एल्केन ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 के प्रेजेंस में टर्शियरी एल्कोहल में। ठीक है।